Good morning, students. Today we will start the next chapter of your textbook, page number 115, chapter 16, Netaji Subhash Chandra Bose. This chapter was written by Colonel G.S. Dillon. So first I'll tell you something about the author. Padma Vibhushan Colonel G.S. Dillon was born on 18th March 1914 at Algaon, a small village in Lahore district before partition. तो जो कर्नल जीएस ढिल्लन थे, इनको पद्म विभूषण दिया गया था. इनका बर्थ हुआ था 18 मार्च 1914 में अलगांव विलेज में, जो कि लाहौर पार्टीशन के पहले लाहौर डिस्ट्रिक्ट में था. नाउ इट इज इन अमृतसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इन इंडिया, और अभी ये अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में है, पंजाब इंडिया में. From 1933 to 1942, he served the British Indian Forces as a sepoy and later as a commissioned officer. और इन्होंने 1933 से 1942 तक ब्रिटिश इंडियन फोर्सेस में एक सिपाही के तरीके से काम किया, और उसके बाद इनको कमीशन ऑफिसर बना दिया गया. सिपाही मीन्स सिपाही. After the British surrender of Singapore on 15th February 1942 to the Japanese, he joined the Indian National Army founded by General मोहन सिंह. इसके बाद जब ब्रिटिश ने सरेंडर किया सिंगापुर में 15 फरवरी 1942 को जापानीज को, तो इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन कर ली, जो कि जनरल मोहन सिंह ने जिसको बनाया था. In 1944, नेताजी gave him the command of the नेहरू ब्रिगेड 4th गुरिल्ला रेजिमेंट. उसके बाद 1944 में नेताजी ने इनको कमांड दे दिया था नेहरू ब्रिगेड 4th गुरिल्ला रेजिमेंट का. After the war, he along with Colonel P.K. Sehgal and Major General Shah Nawab Khan was tried in the first INA trial at the Red Fort from 5th November to 31st December 1945 for waging war against His Majesty the King Emperor and was finally released. तो इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र को बोस के साथ मिलकर कर्नल पीके सहगल एंड मेजर जनरल शाह नवाज खान के साथ मिलकर बहुत सारे काम किए. The trial proved to be the turning point in India's struggle for independence. He breathed his last on 6th February 2006 at Dhillon Farm at हथौड़ इन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट. और इनका जो डेथ हुई वो 6 फरवरी 2006 को हुई थी ढिल्लन फार्म में, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर. So now we will begin with our chapter. In his book Builders of Modern India, Subhash Chandra Bose, Dr. Girija K. Mukherjee, Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, on page 104 से जो बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस की जो बुक है, उसकी जो पेज नंबर 104 का ये जो उसमें कुछ ये बातें उसमें लिखी हुई हैं, और उसका ही एक ही कुछ पार्ट है जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर ये जो ऐसे लिखा गया है, उसको आपकी बुक में दिया गया है. The question to all of us is then, will Subhas be remembered by the generations to come? तो ये एक रिहाथ्रोटिक क्वेश्चन है. रिहाथ्रोटिक क्वेश्चन मीन्स जिसमें हम ऑथर ने खुद ही क्वेश्चन किया है और बाद में उसने खुद ही आपको उसका आंसर दिया है. तो इसमें सब जो पेज 104 है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है. तो क्वेश्चन क्या है कि जो सुभाष चंद्र बोस है, क्या उनको हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो याद रखेगी? आई थिंक ही विल. तो जो ऑथर है वो उनके क्या कहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग जो फ्यूचर जनरेशन है वो सुभाष चंद्र बोस को जरूर याद रखेगी. एटलीस्ट इट वॉज फॉर हिज रिकम्पेंस दैट हिज रेस्टलेस सोल ट्रांसवर्ड ओशन एंड फॉरेन इंडिया इन सर्च ऑफ एन आंसर टू इंडियाज फ्रीडम. और क्यों याद रखेगी? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का जो काम था, उन्होंने जो एक देश से दूसरे देश में और ऐसे बहुत सारे देशों में उन्होंने जो ट्रेवल किया, सिर्फ एक इंडिया की फ्रीडम का क्वेश्चन लेकर कि क्या इंडिया को फ्रीडम मिल पाएगी या इंडिया फ्री हो पाएगा. इट्स टू हॉरिबल टू थिंक दैट ही इज नो लॉन्गर अमंगेस्ट अस. तो ऑथर क्या कहते हैं कि ये सोचना बहुत भयानक होगा कि अब जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं वो हमारे बीच नहीं रहे. टू हिज कलीग्स ही विल रिमेन एवर अलाइव. और उनके जो साथ वाले थे, उनके जो कलीग थे, उनके लिए वो हमेशा जिंदा रहेंगे. एवरग्रीन, हमेशा सदाबहार रहेंगे. एंड इमॉर्टल, इमॉर्टल मीन्स हमेशा अमर रहेंगे. He imposed on them his vivid personality so well, and they at least will not forget him as long as they live. उनकी जो पर्सनालिटी थी वो हमेशा याद रखी जाएगी. उनकी जो पर्सनालिटी की छाप थी, उनके साथ वालों पर उसका असर हमेशा रहेगा, और वो जब तक कि उनके साथ वाले जिंदा रहेंगे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भूल नहीं पाएंगे. But I hope those who will come after them will also gratefully remember this magnificent man, born to be a
ग्रैंड सेनियोर हु लिव्ड एंड डाई सो दैट इंडिया कुड बी ग्रेट। और उन्होंने क्या कहा, सिर्फ उनके साथ वाले ही नहीं बल्कि वो लोग भी जिन्होंने उनके बाद में जिनका बर्थ हुआ, तो वो लोग भी इस पर्सन को, इस महान इंसान को हमेशा याद रहेंगे जिसने सिर्फ इसलिए जन्म लिया था या जिसने का बर्थ सिर्फ इसीलिए हुआ था कि वो इंडिया को ग्रेट बना सके। एंड सो दैट मैन एंड वुमेन ऑफ आवर रेस मे नॉट हैव टू बी बोर्न इनटू दिस वर्ल्ड विद द स्टिग्मा ऑफ बीइंग अ सब्जेक्ट पीपल एंड फ्री एंड इंडिपेंडेंट एज वी आर टुडे। और वो नहीं चाहते थे कि उनके देश में जितने भी मैन या विमेन का बर्थ हो तो वो एक परतंत्र देश में या इस कलंक के साथ पैदा हो कि वो एक परतंत्र देश में रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने जन्म लिया कि वो इस देश को इंडिपेंडेंट करा सकें, फ्री करा सकें, और जिस तरीके से हम आज रहते हैं ऐसे हम फ्रीली रह सकें। उनका जन्म सिर्फ इसलिए ही हुआ था। Long back in the 30s, Dr. Rabindranath Tagore called Netaji देश नायक, लीडर ऑफ द कंट्री। 1930s के टाइम में जो डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने नेताजी को देश नायक का टाइटल दिया। देश नायक मीन्स लीडर ऑफ द कंट्री। ड्यूरिंग द INA क्राइसिस, व्हेन जनरल सीजो Erishu, second in commander of the Japanese Imperial Army General Staff, invited Raj Bihari Bose in order to know his mind about Netaji's coming and discreetly asked. तो ड्यूरिंग द INA क्राइसिस के टाइम पर जो जनरल सीजो थे, सेकंड इन कमांडर जापानी इंपेरियल आर्मी के जनरल स्टाफ के, उन्होंने राज बिहारी बोस को इनवाइट किया ये जानने के लिए कि नेताजी के आने के ऊपर उनकी क्या सोच है। नेताजी इज desirous of coming over here and I wonder how you would treat him. तो उन्होंने बताया कि जो नेताजी हैं वो इच्छुक है यहाँ आने के लिए, और उन्होंने उससे पूछा कि वो उनको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। The old revolutionary quietly replied, नेताजी is a born leader of leaders. तो उन्होंने शांति से उनको रिप्लाई दिया कि नेताजी एक बॉर्न लीडर हैं, लीडर्स के। I shall of course be quite pleased to ask him to take over from me. I also reminded of a conversation with Dr. General Fujiwara during my visit to Japan in the autumn 1974. तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि नेताजी लीडर्स के लीडर हैं और हमें बहुत खुशी होगी कि वो यहाँ आकर हमारा जो चार्ज है वो संभालें। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, जो ऑथर है वो क्या कह रहे हैं कि उनको एक और कन्वर्सेशन याद है जो कि जनरल फ्यूजीवाला के से हुआ था जापान में ऑटम में 1974 में। वी वर पासिंग अलॉन्ग जनरल तोजोस हाउस रिमेमनाइजिंग ऑफ दी वार डे। तो उन्होंने बताया कि वो जनरल टोजोस हाउस के घर के पास से निकल रहे थे और वो अपने पुराने जो वॉर डेज थे उनको याद कर रहे थे। आई आस्क्ड द जनरल अबाउट प्राइम मिनिस्टर टोजोस ओपिनियन अबाउट नेताजी। तो उन्होंने जनरल से पूछा कि प्राइम मिनिस्टर तोजो का क्या ओपिनियन है नेताजी के बारे में। Fujiwara replied that General Tojo was so much impressed by Netaji that he said, तो उसने क्या बोला, जनरल टोजो ने उसको बोला कि जो वो टोजो है, जो उस जनरल ने बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर टोजो हैं वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं नेताजी से। इफ देयर एग्जिस्ट अ मैन ऑफ द सेंचुरी ही इज वन हुम आई मेट टुडे। उन्होंने बोला कि इस पूरी सेंचुरी में अगर कोई इतना महान या जो इतना अच्छा पर्सन है तो वो सिर्फ नेताजी हैं जिनसे मैं मिला हुआ हूं आज तक। फ्यूजीवाला बिलीव दैट इफ नेताजी हैड अराइव्ड इन द ईस्ट अ ईयर अर्लियर वी वुड हैव वन द वार। तो उन्होंने फ्यूजीवाला ने क्या कहा कि उसको ऐसा लगता है, उसको ये विश्वास है कि अगर नेताजी ईस्ट में पहले पहुंच गए होते तो वो उन्होंने उस वॉर को जीत लिया होता। After citing above impression of some of the great leaders who happened to see Netaji from the close range, now I will try to sum up my answer to the question as under. तो जो ऑथर है वो क्या कहते हैं कि ऊपर ये कुछ ग्रेट लीडर्स का ओपिनियन जानने के बाद नेताजी के बारे में वो जो अब नीचे ये जो क्वेश्चन है उसके आंसर को अब वो सम अप कर सकते हैं। नेताजी प्रैक्टिस्ड व्हेन ही प्रीच्ड। तो उन्होंने क्या कहा कि नेताजी तो जो उपदेश देते थे वो उनको फॉलो भी करते थे। देयर वॉज नेवर एनी डिफरेंस इन हिज वर्ड्स एंड डीड्स। उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क ना था, मतलब जो वो बोलते थे वो सेम चीज वो फॉलो भी करते थे। मतलब उनकी कथनी और करनी, मतलब जो करते थे और जो बोलते थे उनमें कोई डिफरेंस नहीं था।
Netaji cared not only for the honor, welfare and comfort of his soldiers, but also respected their feelings. जो नेताजी थे वो सिर्फ अपने सोल्जर्स का ऑनर या उनके वेलफेयर या उनके कंफर्ट का ध्यान नहीं रखते थे, बल्कि वो उनकी फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट करते थे. He had a compassionate nature. He overwhelmed us with his concern for any individually and collectively, like sending a pair of boots to a sepoy with instruction to regimental commander to see personally that it fitted the man and report back to Netaji, helping his own staff officers to wash hands by pouring water and offering his own towel to scrub hands, shedding tears with a lump in his throat on hearing about our difficulties and taking immediate steps to supply relief. उन्होंने क्या बताया कि जो नेताजी थे उनका नेचर बहुत ज्यादा दयालु था. उनके अंदर एक इंडिविजुअल एक अलग ही कैरेक्टर था. जैसे कि उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि मान लीजिए कोई सिपाही मतलब किसी सिपाही के पास अगर किसी के पास जूते नहीं हैं तो वो क्या करते थे, उसके लिए शूज भेज देते थे और वो अपने जो कमांडर था रेजिमेंट का उसको अलग से इंस्ट्रक्शंस देते थे कि जो शूज भेजे हैं वो चेक करके आए कि उसको फिट आए हैं या नहीं आए हैं और वापस आके नेताजी को रिपोर्ट दे. वो इस तरीके से भी अपने स्टाफ के ऑफिसर्स की हेल्प करते थे कि मान लीजिए अगर वो कभी हाथ धो रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, तो वो उनके हाथों पर पानी डाल दिया करते थे और अपनी खुद की टॉवल दिया करते थे उनको हाथ को पोंछने के लिए. वो कभी कभी अपने स्टाफ के जो मेंबर्स थे उनकी डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद उनकी आंखों में भी आंसू आ जाया करते थे और इस तरीके से वो उनके अपने जो उनके सिपाही थे या उनके जो सोल्जर्स थे वो कुछ उनके साथ अच्छा बिहेव किया करते थे. Such spontaneous feeling coming out of his heart made him extraordinary, a real leader of man in war. और इस तरीके की जो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनके अंदर जो फीलिंग्स थी, क्वालिटीज थी, वो उनको बाकी सारे लीडर्स से डिफरेंट बना देती हैं. His men felt happy, proud and lucky to do and die under his command. उनके जितने भी सोल्जर्स थे उनके अंदर जो काम करते थे वो सारे बहुत खुश थे. They all felt proud और वो सब अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मानते थे कि वो उनके अंदर कोई काम करते हैं. It was this relationship which kept us our moral in spite of all our difficulties and deficiencies. तो वो क्या कहते हैं कि यही सारी जो उनकी बातें थी कि हमारे सामने जो इतनी प्रॉब्लम आई, जब प्रॉपर खाने का सामान या मतलब कोई प्रॉपर जरूरत का सामान भी नहीं था, बहुत ज्यादा तंगी थी, उसके बाद भी वो अपने सोल्जर्स को इस तरीके से मोटिवेट करके रखते थे. नेताजी's knowledge of history of war fought on different battlefields of the world could easily surpass the knowledge of any seasonal general. अब जो नेताजी की नॉलेज होती थी हिस्ट्री ऑफ वॉर में, जो लड़ाई करने जाते थे तो वो पहले उसके बारे में पूरी नॉलेज रख लेते थे. He read a lot and did his homework on the subject he had to deal with. जिस भी सब्जेक्ट में उनको डील करना होता था या जिससे भी वॉर होती थी या जिस भी पर्सन से वो मिलते थे उसके बारे में वो पूरी नॉलेज पहले ही निकाल लेते थे जिससे कि वो ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर होकर मिल सके. When he had to see anybody, he would learn all about the person and his problem before the interview. मान लीजिए उनको किसी पर्सन से भी मिलना होता था तो वो क्या करते थे, उस पर्सन के बारे में, उसकी डिफिकल्टीज के बारे में, उसकी प्रॉब्लम के बारे में हर एक चीज का पहले से ही पता लगा लेते थे और उसके बाद वो उस पर्सन से मिलने के लिए जाया करते थे. The result was that the man could go back happy and contented that the supreme commander know him intimately. और इसका रिजल्ट क्या निकलता था कि फिर उसके जब पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद जब वो उस पर्सन से मिलते थे तो वो जो पर्सन होता था वो खुशी खुशी घर जाता था. उसको क्या रहता था कि उसका जो लीडर है वो उसको पर्सनली जानता है और उसने उसको इतने अच्छे से उसकी प्रॉब्लम को सुना हुआ है जिससे वो खुश हो जाता था. An interview with Netaji went a long way in creating that confidence without which it is impossible to wage a रिवॉल्यूशनरी वार. और जो नेताजी का इंटरव्यू होता था वो उनके सोल्जर्स को मोटिवेट करके रखता था और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बनाए रखने का काम करता था जो कि उनको वॉर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल, उनके लिए वॉर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता था. He placed a gift of judging the character of a man which served him to put the right man at the right place at the right time and on the right job. उनके अंदर एक और अच्छी क्वालिटी थी जो कि गॉड गिफ्टेड क्वालिटी थी कि उनको ये पूरा आइडिया होता था कि किस पर्सन को कब कौन सा काम किस पर्सन को देना है, कौन सा पर्सन किस काम के लिए सही है, किस जगह किस पर्सन को भेजना है और कौन सा पर्सन किस काम को प्रॉपर तरीके से कर पाएगा. इस चीज का ये वो बहुत अच्छे तरीके से जज
मेंट कर लेते थे। He picked up some of us from the dust and made heroes out of us। फिर वो ऑथर क्या कहते हैं कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नेताजी ने धूल से उठाकर हीरो बना दिया, या जमीन से उठाकर जिनको नेताजी ने हीरो बना दिया। He never failed to appreciate when appreciation was due। उन्होंने क्या कहा, अगर किसी की तारीफ करनी होती थी तो वो कभी भी झिझकते नहीं थे या कभी भी फेल नहीं होते थे किसी दूसरे पर्सन की तारीफ को करने में। A good word from him made us to strive to do our job well। और नेताजी के कुछ वर्ड्स अच्छे बोले हुए उनके जो आर्मी के लोग थे, उनके जो सोल्जर्स थे, वो उनके अंदर एकदम मोटिवेशन भर देते थे या उनको और ज्यादा मोटिवेट कर देते थे कि वो अपने काम को प्रॉपर तरीके से कर सके। He had a very kind heart, so kind that he never punished anybody। और फिर ऑथर क्या कहते हैं कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो इतने काइंड हार्टेड पर्सन थे कि उन्होंने कभी भी हम में से किसी को कोई पनिशमेंट नहीं दी। He always gave a defaulter an advice so that the defaulter could improve himself। अगर मान लीजिए वो क्या कहते हैं कि अगर कोई सोल्जर गलती कर भी देता था तो वो उसको पनिशमेंट नहीं देते थे, बल्कि वो उसको एडवाइस देते थे कि वो जो डिफॉल्टर है, जिससे कि वो उनकी एडवाइस से अपने आप को इम्प्रूव कर सके और उस गलती को फिर से ना दोहराए। आई होप you understand this chapter till here. The next part of this chapter we will continue tomorrow. I'll provide you the question answers. Complete your question answers in your copy. Thank you.